सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिंग एकेडमी। और आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने चैप्टर नंबर 9 का सबसे पहला चैप्टर उठाया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसे ही आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर में जो मैंने थोड़ा सा बताया था पार्टिकल्स के बारे में, उसे रिवाइज करेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी मैटर अपनी स्टेट कैसे चेंज करता है। स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड कैसे जाएगा, लिक्विड से गैस कैसे बनेगा, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी आज के लेक्चर में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर का पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछले लेक्चर में कुछ बताया था, एक नई तुम्हें टर्म के बारे में बताया था जिसका नाम था काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं आपको। काइनेटिक एनर्जी ना, आप लोगों ने बहुत सारी एनर्जीज के बारे में सुना होगा, ठीक है, पर काइनेटिक एनर्जी मेनली रिलेटेड होती है किससे? आपके मोशन से। मोशन या फिर मूवमेंट भी हम बोल सकते हैं, मूवमेंट से। कि अगर मैं बोल रहा हूं अभी मैं चल रहा हूं, तो चलते हुए मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। अभी मैं मूव कर रहा हूं, मेरा हाथ मूव कर रहा है, मेरे हाथ के पास भी काइनेटिक एनर्जी है। और अभी मैंने अपने हाथ को रोक दिया, तो इसके पास अब बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मैटर की बात कर रहा हूं, तो ये मेरा पेन भी एक मैटर है। अगर ये मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसे ही अगर कोई भी मैटर का पार्टिकल मूव करेगा, मूवमेंट करेगा, तो मैं कहूंगा उसके पास एक एनर्जी होगी जिसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने ये बताया था और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहली लाइन में कि पार्टिकल्स पोजेस व्हाट वी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। है ना, पिछली क्लास का ये पूरा वही स्लाइड है। तो मैंने यहाँ पे भी एक चीज और बताई थी कि अगर मैं इस पेन को अभी जलाना शुरू कर दूं, जलाने का मतलब क्या है कि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो मैं देखूंगा कि ये पेन पिघल जाएगा। और पिघलने का मतलब क्या है कि पिघलेगा तो उसमें से मूवमेंट बढ़ेगी। है ना? तो अगली लाइन में ये लिखा हुआ है मैंने कि एज द टेम्परेचर राइजेज, कि अगर मैं किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मुझे क्या दिखता है कि उसके पार्टिकल्स और ज्यादा तेज मूव करने लग जाते हैं, फास्ट मूव करने लग जाते हैं। है ना? तो ये था पिछली क्लास का एक पॉइंट कि हर मूविंग पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और दूसरा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसे भी लिख देता हूं कि इफ मैंने अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो मेरी कन्वर्सली काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये था एक पॉइंट कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मैंने एक दूसरा पॉइंट बताया था पार्टिकल्स के बारे में कि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरे पॉइंट के बारे में यहां समझाता हूं, इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं कि दूसरे पॉइंट के बारे में मैंने क्या बताया था कि अगर मैंने क्या ले लिया, ये मान लो एक बॉक्स है, और मैंने बताया था हर वो चीज जिसके पास कुछ वजन हो और जो कोई वॉल्यूम घेर रही हो, जगह घेर रही हो, वो मैटर है। तो ये बॉक्स है, मान लो उसका कुछ वजन है और ये कुछ जगह भी घेर रहा है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, अब मैं किसी भी दो पार्टिकल्स को उठा लेता हूं जूम करके। ठीक है, मैंने इन दोनों को उठा लिया, और इन दोनों को जब मैं उठा के देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसे दिखेंगे। मान लो येलो था ना, हाँ, कि दो पार्टिकल्स मेरे ये रहे। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं इस पेन को ही मान रहा हूं, ये बॉक्स मेरा पेन है, कि पेन को मैं जूम करूंगा मुझे दिखेगा इसके पार्टिकल्स हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है ना? साथ रहने का मतलब है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, साथ रहने का मतलब है इनके बीच में है एक अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है ऐसी एक फोर्स जो कि दो पार्टिकल्स को साथ रखना चाहती है हमेशा। ठीक है ना, साथ रखना चाहती है। अब जैसे अट्रैक्टिव फोर्स है, इसे भी मैं एक एनर्जी से डिफाइन कर सकता हूं। अब तुम कहोगे यहाँ एनर्जीज का इतना खेल क्यों है? एनर्जीज की बात हमें करनी पड़ेगी जब जब हम मैटर की स्टेट चेंज करने की बात करते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं कि मोशन की, जब मैंने बात करी थी तो मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी आएगी, कोई भी चीज मूव करेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जब मैं अट्रैक्टिव फोर्स की बात करता हूं तो याद रखना, मैं इसे रेड से दिखा रहा हूं अट्रैक्टिव फोर्स को, एक एरो इधर एक एरो इधर।
ये जो रेड वाली है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो दो पार्टिकल्स को साथ ला रही है, ठीक है। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स दो पार्टिकल्स के बीच में तभी होगी, एक कंडीशन है, तभी होगी जब इन दोनों पार्टिकल्स के पास हो पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वहां तुमने देखा था काइनेटिक एनर्जी, ये तुमने नया वर्ड सुना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, अगर कोई भी दो चीजें साथ में हैं तो उनके बीच में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगी। एग्जांपल के लिए मैं तुम सबको पता है कि सन के अराउंड अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है, ठीक है ना। सन के अराउंड अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों रिवॉल्व कर रही है? वो इसी वजह से क्योंकि सन और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है कि सन अर्थ को अपने से दूर नहीं ले जाने देना चाहता, वो अपने साथ रखता है उसे। ऐसे ही अर्थ और मून के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी छोटे से छोटे पार्टिकल के बीच और बड़े से बड़े प्लैनेट्स तक भी होती है, ठीक है ना। तो याद रखना है जहां जहां अट्रैक्टिव फोर्स होगी वहां वहां क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यही मैंने दूसरे पॉइंट में अपने लिखा हुआ है, ये मैंने बताया था पिछली बार, पिछले लेक्चर में भी। कि ये रहा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम, कि पार्टिकल्स के मैटर के बीच में फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है, जैसे कि यहाँ पे एक्ट कर रही है, ये जो रेड वाली है वही फोर्स है, ठीक है। इस फोर्स की वजह से होता क्या है? दिस फोर्स कीप्स पार्टिकल्स टुगेदर, यही वो फोर्स है जिसकी वजह से पार्टिकल्स साथ में रहते हैं, ठीक है। चलो अब बात यह है कि जो फोर्स की स्ट्रेंथ है, ताकत है, कि होता कोई दो पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली साथ में है, कोई साथ में तो है पर इतनी स्ट्रांगली नहीं है कि अगर कोई निकालना चाहे तो निकाल के ले जा सकता है, ठीक है। तो इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, या मैं ताकत की बात करूं, ठीक है, तो वो अलग अलग हो सकती है। सॉलिड में अलग हो सकती है, लिक्विड में अलग हो सकती है, गैसेस में अलग हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम उसी की बात करेंगे कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को दो चीजों के बेस पे, कौन कौन सी, ये देखो। पहली होगी पोटेंशियल एनर्जी, कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं। और दूसरी होगी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वही देखने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस को एनर्जीज के बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे या अलग अलग देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने तीन बॉक्सेस बनाए हुए हैं, तीनों अलग अलग कंपार्टमेंट है, किसके? सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, ठीक है। अभी इन्हें मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, खाली मैं कुछ भी नहीं देख रहा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। मैं खाली एनर्जीज की बात करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर बाद में इन्हें अच्छे से समझेंगे भी कि सॉलिड दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, लिक्विड कैसे होता है और गैसेस कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड्स की, ठीक है। सॉलिड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं एक टोटल एनर्जी लेके चल रहा हूं कि मान लो जितने भी दुनिया में पार्टिकल्स है, जितने भी दुनिया में मैटर है, उनके पास एक टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी उनके पास है, मान लो 100, मान के चलो, नंबर से समझना आसान होता है, ठीक है ना। तो मैं वही ले रहा हूँ, एक टोटल एनर्जी लिया मैंने 100। अब इस एनर्जी को हम डिवाइड करेंगे और उस हिसाब से हम स्टेट्स को देखेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक सॉलिड है, उसके पास भी 100 एनर्जी, ठीक है। कौन सा मैं ब्लैक ले लेता हूँ। 100 एनर्जी है मेरे सॉलिड के पास, ठीक है ना। तो पहले मैं लिखूंगा कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो तो अब खुद सोच के बताओ कि अगर मैं इस पेन को देख रहा हूँ, सॉलिड है ना, क्या लगता है अगर मैं इसे इस बोर्ड के ऊपर रख दूं यहाँ पे, क्या ये मूव करेगा, उछलता फिरेगा क्या उधर से उधर? नहीं उछलता फिरेगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, ठीक है ना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मैंने मतलब क्या बताया था, मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इस पेन की मैं अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा कि ये पेन की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, या फिर सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। तो टोटल एनर्जी में से 100 में से इसकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हम मान के चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी खाली 10 है, ठीक है। टोटल 100 में से काइनेटिक एनर्जी बस 10 है। पर अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, अब खुद सोच के बताओ, इधर देखो दोबारा इस पेन को, ये पेन सॉलिड है मेरा, ठीक है।
इसके पार्टिकल्स में अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाता हूं तभी ये टूटेगा, है ना, तभी ये टूटेगा। और मैंने बताया था पार्टिकल साथ किस वजह से रहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से रहते हैं पार्टिकल साथ, कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो तुम्हें पता है कोई भी पत्थर है, पत्थर सॉलिड है ना, उसे मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ बड़ी मुश्किल से टूटता है। इसका मतलब क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत अच्छे से चिपके हुए हैं, उनके बीच में बहुत अच्छी अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका मतलब उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो बस भाई इस कॉलम में मैं क्या फिल करूंगा कि मान लो अगर सॉलिड के पास 100 एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी के पास 10 का हिस्सा रहेगा। ठीक है। और मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी के पास 90 का हिस्सा रहेगा। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी के पास 90 का हिस्सा रहेगा। तो ये चीज क्लियर है, ये बिल्कुल ही तुम्हारे सामने की बात है कि काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली सॉलिड के पास बहुत कम होती है, बहुत कम मूव करता है ना। मैं अगर इसे ऊपर रख दूं इस पेन को तो ये मूव नहीं करेगा। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि काफी सॉलिड होता है और अट्रैक्टेड, इसके दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। अब ऐसे ही सेम करेंगे लिक्विड और गैस के साथ, और ये भी तुम आसानी से बता पाओगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी बटेगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी बटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। अब बात करते हैं लिक्विड की, काइनेटिक एनर्जी। अब सोचो मैं लिक्विड की बात अगर कर रहा हूँ, ठीक है, लिक्विड की बात मैं करूँ तो तुम्हें क्या लगता है लिक्विड मूव करता है या नहीं करता? कि अगर मैं बात करूँ इस बॉटल की, मैंने बॉटल ले ली, इसमें पानी है नहीं वैसे अभी, और मैं पानी ले लूँ और इसे मैं खोल के उल्टा कर दूँ, ठीक है, तो इसमें से पानी नीचे बहना शुरू कर देगा, है ना, पानी नीचे बहना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है कि पानी में सॉलिड से तो, या फिर मैं लिक्विड की बात करूं कि लिक्विड में सॉलिड से तो ज्यादा मूवमेंट होता है ना, कि लिक्विड में सॉलिड से तो ज्यादा मूवमेंट होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी मान के चलो 60 के करीब तो होगी, 60 के करीब तो होगी इनकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, क्योंकि ये मूव कर लेते हैं अच्छा खासा, है ना। सॉलिड को अगर मैंने उल्टा कर दिया ऐसा नहीं है बह गया है, नहीं, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम ही है। पर लिक्विड बह जाता है, आराम से मूव करता है, नदियां बहती हैं, पहाड़ खड़े रहते हैं, पहाड़ सॉलिड है, नदियां बहती हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको काइनेटिक एनर्जी को 60 का हिस्सा दिया है, कितने में से, 100 में से। तो लिक्विड के पास भी 100 एनर्जी है मान के चलो। अब तुम कहोगे कि 60 ही क्यों दिया, पूरा का पूरा 100 क्यों नहीं दे दिया, मूव तो कर ही रहा है। नहीं, क्यों नहीं दिया मैंने 100 का 100, क्योंकि अगर मैंने इस बोतल में पानी ऐसे रखा हुआ है, तो मैंने क्या करा, इस बोतल में पानी ऐसे रखा हुआ है, यहाँ तक बोतल भरी हुई है मान लो, तो ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने ढक्कन खोला तो पानी उड़ गया हवा में, है ना, इतनी भी मूवमेंट नहीं होती एक दूसरे से दूर जाने की कि ये उड़ जाए, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाए। इसका मतलब है ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना नहीं चाहते। इसका मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, मतलब ये इनके पार्टिकल्स भी साथ में तो रहना चाहते हैं पर इतनी अच्छे से बॉन्डिंग नहीं होती, है ना। कि जैसे मान के चलो तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्तों में भी लेवल्स होता है कि होता है बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, तुम दोनों बिल्कुल अलग नहीं होते, एक साथ जाते हो जहां भी जाते हो। और होते हैं जो ठीक ठाक, जो कभी कभी ट्यूशन में मिल जाते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड बात हो जाती है, उनके साथ तुम्हारा इतना अच्छा बॉन्ड नहीं होता। तो वही है लिक्विड के पार्टिकल्स कि इनके साथ एक दूसरे के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही मुझे दिखाती है बॉन्ड को या फिर अट्रैक्शन को। तो मैं इसमें लिखूंगा कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी मान के चलो 60 होगी, 40 होगी, क्योंकि 60 तो मैंने काइनेटिक को दिया ना, 40 होगी। ठीक है, 40 मान के चलो। तो ये भी क्लियर है कि इनके ठीक ठाक रहता है, यहाँ पे लिक्विड का हिसाब ठीक है कि मूव भी करता है और थोड़े देर साथ भी रहते हैं, इनका बीच का हिसाब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस का तुम आप खुद भी गैस कर सकते हो क्या होना। ठीक है, तो पहले मैं वही लिख देता हूँ कि 100 एनर्जी है गैस के पास। ठीक है, हमें बात में किसमें, काइनेटिक और पोटेंशियल। पहले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। अब सोच के देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या था, याद रखना है हमेशा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब था मूवमेंट, है ना। तुम एक बात बताओ, मैंने क्या करा, मैंने एक सेंट की बोतल ली, परफ्यूम लिया, ठीक है, और तुम्हें पता है तुम परफ्यूम को छिड़कते हो तो बाहर गैस निकलती है,
है ना, गैसें से बाहर आती है, तुम्हें दिखती भी है बाहर निकलती है। तो तुम जब परफ्यूम की बोतल को प्रेस करते हो कितनी तेजी से गैस बाहर आती है ना, कितनी तेजी से गैस बाहर आती है। या तुमने वो देखा हो फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला जो होता है, ठीक है, उससे तुम प्रेस करते हो एकदम से कितनी सारी गैस बाहर निकलती है और कितनी तेजी से निकलती है। तुम ये कह नहीं सकते क्या कि गैस जो होती है वो बहुत तेज मूव करती है, कि मैं सेंट को ऐसे छिड़कता हूँ, थोड़ी देर हुई होती है कि दूसरे कोने तक उसकी खुशबू हमें पता चल जाती है, इतनी तेज मूव करते हैं गैस के पार्टिकल्स, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं गैस के केस में, तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है मूवमेंट से, गैस में मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे 90 दे सकता हूँ 100 में से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी को मैं टोटल 100 में से 90 दूंगा, कि 90 हिस्सा तेरा इसका काइनेटिक एनर्जी का या फिर मूवमेंट का। बाकी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता है, मैंने भी बताया, सेंट की बोतल को जैसे मैंने प्रेस करा सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग भागते हैं, तो इनके बीच में बहुत कम फोर्स होती है अट्रैक्शन की, ये साथ में रहना ही नहीं चाहते, है ना, बहुत कम अट्रैक्शन की फोर्स होती है और बहुत कम में थोड़ी तो होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्या दिखाता है, साथ में रहने वाला, तो गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी को मैं बहुत कम नंबर दूंगा, कितना दूंगा, 10 ओनली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस 10। तो तुम्हें याद रखना है, क्या याद रखना है कि सॉलिड के केस में पोटेंशियल एनर्जी 90 होती है, मतलब पार्टिकल्स साथ साथ रहते हैं, इस पेन के पार्टिकल साथ साथ रह रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो बहुत कम होगी, है ना, भाई दो बंदे एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींचते खींचते बहुत पास आ जाएंगे ना, है ना। तो वही बात है कि सॉलिड के केस में मैं लिख सकता हूं पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, कि सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स बहुत साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं साथ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में 90 का हिस्सा है, ठीक है ना, 90 का हिस्सा है। चलो अब मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड में तो ठीक ठाक हिसाब है भाई, 40-60 का हिसाब है, तो बहुत पास तो रहेंगे नहीं, बहुत दूर भी नहीं रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे, बीच का हिस्सा रहेगा इनका, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पार्टिकल्स आर मॉडरेटली मतलब बीच का हिस्सा, मॉडरेटली टुगेदर, ठीक है, मॉडरेटली टुगेदर। अब गैसेस का तुम मुझे खुद बता दो कि इनकी तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, ये तो बिल्कुल साथ रहना ही नहीं चाहते, तो मैं कह सकता हूं कि दो गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सीधा सीधा पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, फार अपार्ट का मतलब है कि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, साथ रहना ही नहीं चाहते, इन्हें मैं एक छोड़ दूं ना, इन्हें आजाद कर दूं तो एक दूसरे से बहुत दूर भाग जाते हैं, ठीक है। तो अब से तुम्हें कोई भी पूछे कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, तो आम आदमी की भाषा में क्या तुम बताओगे, सॉलिड क्या होता है, पत्थर होता है, लिक्विड क्या होता है, पानी होता है, गैस क्या होती है, तुम जो ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, वो गैस होती है, ठीक है। और अब साइंस की भाषा में जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैटर को, सॉलिड लिक्विड गैसेस को एनर्जी के बेस पे अब तुम्हें समझना है, अब तुम साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो तुम्हें अब एनर्जीज के हिसाब से पता होना चाहिए कि एनर्जी के हिसाब से सॉलिड क्या होगा, एनर्जी के हिसाब से लिक्विड क्या होगा और एनर्जी के हिसाब से गैस क्या होगा, ठीक है ना। अब तुमसे कोई भी पूछे तो तुम्हारा नॉर्मल आंसर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा एनर्जीज के हिसाब से आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। अब बस कुछ नहीं बचा है, जो मेन चीज बतानी थी वो मैंने तुम्हें बता दी है। अब सीधा सीधा चलेंगे इनकी डिफाइन पे, कि सॉलिड्स को देखेंगे, सॉलिड्स कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी पहचान क्या होती है, ऐसे लिक्विड की देखेंगे ऐसे ही गैस की देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस, हमारे आसपास का जितना भी मैटर है वो एग्जिस्ट करता है 3 डिफरेंट स्टेट में, जो कि तुम्हें पता है, पहली सॉलिड है, दूसरी लिक्विड है, तीसरी गैस है ना, मतलब और भी स्टेट्स होती हैं, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, मैं सच बताऊं तो तुम्हें, पर तुम्हें अब इस लेवल पे 3 ही के बारे में पता होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। चलो अब ये तीनों स्टेट एग्जिस्ट क्यों करती हैं वो मैंने अभी तुम्हें बता दिया कि एनर्जी अलग अलग होती है, इस हिसाब से स्टेट अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पे ये लिखा है कि दीज स्टेट्स ऑफ मैटर, की मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो आती किसकी वजह से, अराइज क्यों करती है, ड्यू टू वेरिएशन, वेरिएशन मतलब बदलाव, पार्टिकल्स के नेचर में बदलाव की वजह से। वही बात है कि मैटर, सॉलिड के पार्टिकल साथ साथ रहते हैं,
उनकी अलग प्रॉपर्टीज है तो वो सॉलिड है। लिक्विड के थोड़े दूर दूर रहते हैं, उनकी अलग प्रॉपर्टीज है तो वो लिक्विड है ना। गैसेस के दूर दूर रहते हैं, उनकी अलग प्रॉपर्टीज है तो वो गैसेस है। इसके हिसाब से हम सॉलिड लिक्विड गैस को अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी स्टेट ऑफ मैटर आएगी। तो अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, कि हमने देखा है ना स्टेट्स ऑफ मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम सबसे पहले अब सॉलिड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और याद रखना है कि अब जब भी तुम किसी भी मैटर के बारे में बताओगे, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सबसे पहले तुम उसकी एनर्जीज के बारे में लिखोगे, ठीक है ना। एनर्जीज जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया है, ठीक है। तो पहले सॉलिड के केस में याद करो हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या ली थी। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले हमने लिखी थी पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं इसकी कितनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था सॉलिड के केस में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल ऐसे साथ साथ चिपके रहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी उनकी ज्यादा होगी। तो मैंने देखा था पोटेंशियल एनर्जी मैंने उसे दी थी 90, है ना। और इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं बोलूँ अगर, तो याद करो हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी थी। काइनेटिक एनर्जी को हमने इसके दिया था 10, क्योंकि तुम्हें पता है सॉलिड इतने मूव नहीं करते, मूव नहीं करते तो एनर्जी भी, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होती, ठीक है। तो मैं इसे देता हूँ यहाँ पे 10, ठीक है। अब ये तो हो गई एनर्जीज के टर्म्स में सॉलिड। अब हम नॉर्मल जो तुम्हारी बुक के अंदर सॉलिड्स के बारे में लिखा है वो पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला, दे हैव डेफिनेट शेप, कि इनके पास डेफिनेट शेप का मतलब जैसे इनकी शेप रहती है ये वैसे ही रहते हैं। एग्जांपल की बात करूं मैं, ये पेन है, ठीक है। जब तक मैं इस पर फोर्स ना लगाऊं, इसे तोड़ने की कोशिश ना करूं, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसकी शेप बदलेगी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब, कि मैं बात करूं बाउंड्रीज का मतलब होता है किनारा, है ना, किनारे, कि मेरे सॉलिड के जो किनारे हैं उनकी बाउंड्रीज जैसी है वैसी ही रहती है। ऐसा नहीं कि मैंने क्या करा, एक लकड़ी का, मान लो ये था लकड़ी का ब्लॉक, इसे मैंने पहले कटोरी में रखा था तो अलग इसकी बाउंड्रीज थी, किनारे थे, और मैंने इसे ग्लास में रखा तो इसकी अलग बाउंड्री हो जाएगी, किनारे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इनकी जैसी बाउंड्री है वैसी ही रहती है, इस पेन की जैसी बाउंड्री है वैसी ही रहती है, ठीक है। भाई ये लिखा हुआ है। अगली चीज लिखी हुई है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम का मतलब, वॉल्यूम का मतलब तो तुम सबको पता है क्या है, कि जगह घेरना। कि वॉल्यूम का मतलब है जगह घेरना। तो मैं बोल रहा हूँ ये पेन जितनी जगह अभी मेरे हाथ में घेर रहा है, अभी मैं इसे नीचे चेयर पे रख दूं, ये उतनी जगह वहां पे घेरेगा, है ना। तो ये वॉल्यूम भी इनका सेम रहता है, फिक्स रहता है। कि मैं बोलूं अगर इस पेन का वॉल्यूम मान लो 10 ml, ये 10 ml ही रहेगा, ठीक है, जब तक मैं तोड़ने की कोशिश ना करूं। लास्ट चीज ये है कि इनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि मैं किसी चीज को कितना दबा सकता हूँ, ठीक है, किसी चीज को कितना दबा सकता हूँ। मान लो कोई चीज इतनी बड़ी है, उसे मैं दबा के कितना छोटा कर सकता हूँ। सॉलिड्स के केस में ऐसा नहीं होता। सॉलिड्स को अगर हम ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं वो टूट जाएंगे पर दबेंगे नहीं, याद रखना, वो टूट जाएंगे पर दबेंगे नहीं। तो यहाँ पे यही नेग्लिजिबल वर्ड का मतलब यही है कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती नहीं है, इन्हें हम पिचका सकते हैं ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं, सॉलिड्स के बारे में क्या लिखा है। सॉलिड्स के बारे में अगला पॉइंट ये लिखा है कि सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। इसका मतलब है कि सॉलिड्स के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को जैसा है बनाए रखना चाहते हैं, है ना। जैसी उनकी शेप है वो वैसे ही रहना चाहते हैं। ये तो पिछला वाला पॉइंट ही था, है ना, पिछला वाला पॉइंट था। इसमें नया क्या था? नया इसमें ये है कि भाई, कि पर जब हम इन पर फोर्स लगाते हैं, व्हेन सब्जेक्टेड आउटसाइड फोर्स, कि मैंने क्या करा, इस पेन को तोड़ने की कोशिश करी, इसकी शेप बदलने की कोशिश करी, तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं, पर इनकी शेप चेंज नहीं होती। याद रखना, कि शेप चेंज नहीं होती, ये ब्रेक हो जाएंगे पर शेप चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी विशेषता है, इसे हम एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है रिजिड। रिजिड का मतलब है सीधा सीधा बिल्कुल ठोस। रिजिड का मतलब है ठोस, कि टूट जाएगा पर अपनी शेप नहीं बदलेगा, ठीक है। चलो अब कुछ एक्सेप्शंस है जो तुम्हारी बुक में लिखे हुए हैं, कि रबड़ बैंड। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रबड़ बैंड की बात करता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ कि रबड़ बैंड जो होता है
क्या वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है? बहुत से लोग कहेंगे कि सॉलिड भी है। अगर सॉलिड है तो मुझे एक चीज बताओ, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है कि उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, वो जैसी शेप है उसी में रहना चाहते हैं। और रबड़ बैंड को तो इतना सा होता है, मैं उसे इतना खींच देता हूँ, है ना, खींच देता हूँ ना, तो ये तो सॉलिड हुआ नहीं। तो ये क्या है फिर? क्या लिक्विड है? लिक्विड तो है नहीं, मुझे गीला तो लगता नहीं है और बहता भी नहीं है रबड़ बैंड, तो फिर क्या है? दिक्कत यहाँ पे है कि है तो, पहले मैं आंसर बता दूं इसका, रबड़ बैंड एक सॉलिड ही है। पर अब मैं बताता हूँ कैसे सॉलिड है। ये देखो कि रबड़ बैंड की जब मैं बात करूं तो वो अपनी शेप तो चेंज कर लेता है। कब? जब मैं उसमें फोर्स लगाता हूँ, जब मैं उसमें फोर्स लगाता हूँ। और याद करो, जैसे ही मैं उस रबड़ बैंड पर फोर्स हटा देता हूँ, वो वैसे का वैसे छोटा हो जाता है, अपनी शेप में वापस आ जाता है। और मैंने ये सॉलिड की प्रॉपर्टी में लिखा है, उसकी विशेषता में लिखा है। क्या लिखा है? कि वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। तो ये भी तो अपनी शेप को मेंटेन कर रहा है ना? इट रीगेन्स द सेम शेप। रीगेन का मतलब होता है वापस आ जाना, तो वो अपनी सेम शेप में वापस आ जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रबड़ बैंड एक सॉलिड है ना? और आगे ये लिखा है कि अगर मैंने ज्यादा ही फोर्स लगा दी तो वो टूट जाएगा, जैसे कि कोई भी नॉर्मल सॉलिड करता है। ठीक है, चलो अब दूसरे एक्सेप्शन की बात करते हैं, दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि मैं तुमसे बात करूं कि मैंने एक कटोरी के अंदर चीनी भर रखी है। ठीक है ना? ये देखो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये कटोरी है, ठीक है, इसके अंदर मान लो मैंने चीनी भर रखी है, ये ब्लू कलर की चीनी। तो अभी तो तुम देखोगे तो ये चीनी ने कटोरी की शेप ले रखी है ना? तुम्हारी कटोरी की शेप ले रखी है चीनी ने। अब मान लो इस चीनी को मैंने ट्रांसफर कर दिया ग्लास में। ठीक है, एक ग्लास में मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया। कलर चेंज हो गया अपने आप। ग्लास में मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है चीनी ग्लास की शेप ले लेगी, है ना? जैसे मैं इसमें से डालूंगा तो ये ग्लास की शेप ले लेगी चीनी, जो तुम्हारी शुगर है ना? तो क्या लगता है, शुगर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? अगर तुम्हारा आंसर सॉलिड है, तो अगर तुम सॉलिड कह रहे हो तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये तो अपनी शेप को एक जैसा रख ही नहीं पा रहा। मैंने कहा था ना कि सॉलिड्स अपनी शेप को मेंटेन करते हैं, जैसी शेप में वैसे ही रहना चाहते हैं। पर यहाँ तो पहले कटोरे की शेप में थी चीनी, अब ग्लास की शेप में हो गई, तो ये तो सॉलिड है ही नहीं, है ना? और मैं इसका आंसर बताऊं, ये सॉलिड है। कैसे है? मेरी बात सुनो। अगर मैं एक चीनी के मॉलिक्यूल को उठा के देखूं, एक चीनी के पार्टिकल को उठा के देखूं, तो मुझे क्या दिखेगा पता है? मैंने यहाँ पे करा जूम। ठीक है, मैंने यहाँ पे करा जूम, और मैं जब देखना चाहूंगा एक चीनी के पार्टिकल को, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। जूम करके अगर तुम देखोगे, ये है एक सॉल्ट का क्रिस्टल, सॉल्ट सॉरी शुगर का क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल। ठीक है, तो ये याद रखो कि सॉलिड की मैं बात करूं ना, ये है एक प्रॉपर सॉलिड। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा है और ज्यादा मात्रा में, इसलिए हमें लगता है कि ये कटोरी की शेप ले रहा है, ग्लास की शेप ले रहा है। एक क्रिस्टल को उठा के देखो अपने हाथ में और फिर उसकी शेप चेंज करने की कोशिश करो, इसकी तुम शेप चेंज करने की कोशिश करोगे, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मेरे सॉल्ट का, शुगर का जो क्रिस्टल है वो भी एक क्या है, सॉलिड है। ठीक है, चलो अब लास्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मतलब भाई कि जो फॉर्म होती है तुम्हारी नॉर्मल, है ना, मैट्रेस की फॉर्म होती है, जिसमें स्पॉन्ज कहता हूँ, और जिससे हम बर्तन वगैरह भी धोते हैं ना। तो स्पॉन्ज जो होता है उसे मैं पानी में डालता हूँ और मैं ऐसे करता हूँ, उसे दबाता हूँ, सारा पानी बाहर आ जाता है ना? तो होता क्या है कि स्पॉन्ज तो पहले स्क्वायर शेप का था, मैं उसे जैसे छोटा करता हूँ छोटा हो जाता है, उसकी भी शेप चेंज हो गई। तो क्या स्पॉन्ज सॉलिड है? अगर सॉलिड है तो क्यों उसकी शेप चेंज हो रही है? अब मैं उसका आंसर देता हूँ। पहली बात तो आंसर वही है, जैसे ऊपर दोनों सॉलिड थे, ये भी सॉलिड है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं स्पॉन्ज की सरफेस लूँ ना, कि ये मान लो कि स्पॉन्ज की सरफेस है, तो उसे तुम जूम करके देखोगे तो उसमें तुम्हें दिखेंगे होल्स, छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये सॉलिड तो है स्पॉन्ज, पर अंदर से खोखला सॉलिड है। मैं इसे दबाता हूँ ना, तो इसके अंदर स्पॉन्ज, इसके अंदर जो हवा भरी होती है वो बाहर आ जाती है और ये छोटा हो जाता है। और याद करो, जैसे मैं इसे छोड़ूंगा ये वापस अपनी शेप ले लेता है ना, जैसे रबड़ बैंड अपनी शेप ले ले रहा था।
तो याद रखो ये भी सॉलिड है, क्योंकि अपनी शेप को रीगेन कर रहा है, वापस अपनी शेप में आ रहा है। ठीक है, चलो तो सॉलिड क्लियर है। सॉलिड में खाली बस तुम्हें इतना याद रखना है, तीन चीजें कि सॉलिड्स की फिक्स डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये तीन चीजें तुम्हें याद रखना है। वॉल्यूम फिक्स रहता है और शेप भी सेम रहती है। अब अगली स्टेट पे चले। अगली स्टेट क्या है हमारी? सॉलिड तो हो गई है, दूसरी स्टेट है हमारी लिक्विड। अब लिक्विड पे चलते हैं। लिक्विड, ये रहा लिक्विड। चलो लिक्विड की बात अब हम करते हैं। लिक्विड के बारे में पहले तो जैसे मैंने एनर्जीज के बारे में सॉलिड का लिखा था, ऐसे दोबारा एक बार लिक्विड का लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो लिक्विड की मैं एनर्जीज की बात करूं अगर, ठीक है, तो लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा अगर पहले, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो याद करो पोटेंशियल एनर्जी, लिक्विड के पार्टिकल साथ तो रहते हैं पर इतने भी साथ नहीं रहते। ठीक है ना, दूर दूर भागते भी। अगर मैंने लिक्विड को छोड़ दिया से तो भागता है लिक्विड दूर दूर, तो साथ तो रहते हैं पर इतने साथ भी नहीं रहते। तो मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी उनकी जो है वो ऑलमोस्ट 40 मैंने दिया था, है ना, 40 दिया था कि साथ तो रहते हैं पर इतने अच्छे भी दोस्त नहीं है, 40 दी। और अब मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है क्या आनी चाहिए? मैंने बताया था लिक्विड तेजी से मूव करता है, तो मैंने इसे 60 नंबर दिए थे, पर इतने भी ज्यादा तेज नहीं मूव करता कि जैसे मैंने छोड़ा तो फैल गया। धीरे धीरे जाता है जाता है जाता है, पर मूव तो करता है। सॉलिड से तो ज्यादा मूव करता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से तो ज्यादा होगी। मैंने इसे कितना दिया? मैंने इसे पहले दिया था 60। ठीक है, 60 दिया था। चलो अब जैसे हमने इसकी साइंस पढ़ ली, अब जल्दी से तुम्हारी बुक में लिक्विड के बारे में लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या? सबसे पहला तो हम देखते हैं कि हमारे लिक्विड्स की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स शेप। ठीक है, पहला पॉइंट है कि कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। जैसे सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है कि कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे तुम कटोरी में डालोगे कटोरी की शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा। ठीक है, और याद रखना है इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। दूसरा पॉइंट, चाहे फिक्स शेप ना हो पर वॉल्यूम इनका फिक्स रहता है। वॉल्यूम फिक्स से क्या मतलब है कि अगर मैंने कटोरी में 50 ml पानी लिया है, उसे मैं ग्लास में डालूंगा तो वो 50 ml ही रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम इनका फिक्स रहता है। और एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कि इनकी भी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब लिक्विड्स को भी तुम कंप्रेस या फिर छोटा नहीं कर सकते। जैसे सॉलिड को छोटा नहीं कर सकते, पिचका नहीं सकते, ऐसे लिक्विड्स को भी पिचका नहीं सकते। और तुम क्या हो, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? अगर मैंने कटोरी लिया, उसमें पानी भरा है, उसमें मैंने हाथ मारा, वो लिक्विड तो पिचक जाता है। पर ऐसा नहीं होता। ध्यान से सुनना, क्यों नहीं होता? तुम जैसे लिक्विड में मान लो मैंने यहाँ पे एक पत्थर डाला या मैंने इधर हाथ डाला, ठीक है, तो लिक्विड पिचकता नहीं है, वो और नीचे चला जाता है और साइड से ऐसे उठ जाता है। वो पिचका नहीं है, बस वो अपनी जगह से खिसक गया है। उसकी तुमने शेप चेंज करी है, उसे तुमने कंप्रेस नहीं करा, उसे पिचकाया नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल है तुम्हारी नॉर्मल, जब तुम होली में पिचकारी से खेलते हो ना, ठीक है, पिचकारी में क्या होता है कि ये रहा, देखो एक बार मैं बना देता हूँ, इसी से बनाते हैं। मैं पिचकारी की बात करूं तो ऐसी हमारी पिचकारी होती है, ठीक है ना, और उसमें पीछे ऐसे लगा रहता है जिससे तुम पानी को अंदर भरते हो और बाहर की तरफ फेंकते हो। ठीक है, तो मान लो तुमने पानी अंदर भर लिया है, ये तुमने पानी अंदर भर लिया है। अब तुम क्या कर रहे हो, इस लिक्विड को पिचकाने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर लिक्विड पिचकता होता ना तो इधर से पानी बाहर नहीं आता, जब तुम इसे इधर की तरफ से फोर्स लगाओगे इधर से पानी बाहर निकलने लग जाता है। वो इसलिए निकलने लगता है क्योंकि लिक्विड कभी पिचकता नहीं है। तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो, इधर से फोर्स लगा रहे हो, तो इधर से लिक्विड बाहर जाएगा, यहीं का यही नहीं रह जाएगा। अगर तुमने मान लो कैसे भी इधर से बंद कर दिया है तो तुम इसे आगे कर ही नहीं पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लेना, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर पाओगे, उसे पिचका नहीं पाओगे। बस उसकी यहाँ शेप तुम बदल सकते हो, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था तो मैंने ऐड कर दिया है, इनकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, और क्या चीज देखनी है हमें, और ये देखना है कि लिक्विड्स तुम्हें पता है फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड्स बह सकते हैं।
ठीक है ना। उन्हें मैं ऐसे छोड़ दूं, मैंने हवा में डाल दिया तो ऐसे बह जाएगा, नीचे मैंने छोड़ दिया बह जाएगा पानी, ठीक है। और ये दोबारा वहीं पे लिखा हुआ उसे शेप चेंज कर सकते हैं। और अगर शेप चेंज कर सकते हैं तो वो ठोस नहीं है, उन्हें मैं रिजिड नहीं बोल सकता। सॉलिड्स को मैंने एक नाम दिया था रिजिड, इन्हें मैं रिजिड नहीं बोलूंगा, इन्हें मैं बोलूंगा फ्लूइड, प्यारा सा नाम दूंगा ना एक फ्लूइड। दे आर नॉट रिजिड, उन्हें मैं फ्लूइड बोलता हूँ, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है। चलो अब लिक्विड स्टेट भी हो गया, अब लास्ट क्या बचा तुम्हारा, लास्ट बचा तुम्हारा गैसियस स्टेट। चलो गैसियस स्टेट की बात कर लेते हैं हम। याद रखो सबसे पहले कोई भी स्टेट के बारे में लिखो तो सबसे पहले उसकी एनर्जीज लिखनी है, ठीक है। तो एनर्जीज लिखते हैं। एनर्जीज में सबसे पहले लिखूंगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि लिक्विड्स कितने साथ हैं, उनमें कितनी गहरी दोस्ती है। गैस के पार्टिकल्स में बिल्कुल भी दोस्ती नहीं होती, उन्हें जैसे छोड़ दो वो दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर दोस्ती को लिक्विड के केस में 10 नंबर देता हूं बस, ठीक है। पर काइनेटिक एनर्जी दौड़ भाग करने के केस में गैस सबसे ऊपर होती है। कि मैंने अगर सेंट की बोतल को छिड़क दिया, मैंने क्या करा, सेंट की बोतल को मैंने छिड़का, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, सेंट की बोतल जो होती है ना, उसमें जो निकलती है वो गैस ही होती है, ठीक है। तुम देखोगे ऐसे मैं स्प्रे करूं तो ऐसे गैस बाहर आती है। तो तुमने देखा है कि अगर मैं कमरे के एक कोने में छिड़कू सेंट, तो दूसरे कोने में कितनी जल्दी खुशबू पहुंच जाती है कि अरे वाह तूने सेंट लगाया, ऐसे करके, है ना। तो वो इसी वजह से, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स है बहुत तेज मूव करते हैं, इसी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो गैस के पार्टिकल्स को मैं कितना दूंगा, 90। बहुत तेज भागते हैं भैया, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है पहले तो, कि जैसे हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में देखा कि मैं सॉलिड और लिक्विड को पिचका नहीं सकता, कंप्रेस नहीं कर सकता, गैसेस में हम ये कर सकते हैं। कैसे, देखो कि मैं बोलूं अगर कि बाहर गैस के इतने सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, ठीक है, गैस के इतने पार्टिकल्स घूम रहे हैं इतने सारे, और मान लो ये एक इस बलून के अंदर है, ठीक है, ग्रीन कलर के बलून के अंदर। अगर मैं बलून का साइज छोटा करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। कैसे, कि मान लो अगर मैंने इसका साइज इतना कर दिया, तब भी गैस के पार्टिकल्स साथ रहेंगे, मतलब एक जगह रहेंगे, मतलब उन्हें मैं पिचका सकता हूँ आराम से। यानी कि पिचकाने का दूसरा वर्ड का मतलब क्या याद आएगा, पिचकाने का मतलब है कंप्रेस, साइंटिफिक वर्ड है पिचकाने का कंप्रेस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड, मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जांपल इसका तुम्हारे घरों में भी है, तुम्हारे जो एलपीजी गैस होती है ना, सिलेंडर होता है, उसमें जो गैस रहती है वो कंप्रेस करी हुई है। तुम्हें क्या लगता है एक महीने सिलेंडर कैसे चल जाता है, भाई इतना बड़ा सिलेंडर होता है, ठीक है, मुश्किल से इतना, हाँ ठीक है, इतना सिलेंडर होता है, पर तुम्हारी एक महीना गैस चल जाती है ना। सुबह भी खाना बनता है, शाम को भी, इतनी सारी गैस इतने समय कैसे भरी हुई है, इसी वजह से भरी हुई है क्योंकि उस पूरी को एक छोटे से हिस्से में कंप्रेस करा गया, दबाया गया, पिचकाया गया। समझ में आया। तो मैं कह सकता हूँ गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, है ना। और मैंने यहाँ पे शेप और साइज के बारे में नहीं लिखा, पर आप खुद ही समझ जाओ कि इनकी डेफिनेट कोई शेप भी नहीं होती और इनका कोई डेफिनेट साइज भी नहीं होता। जिस कमरे में छोड़ दो उसी कमरे का साइज ले लेती है, ठीक है ना। ना डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट साइज होता है। अब एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं, तो होता क्या है कि अगर मैं दो गैसेस को मिला दूं, ठीक है, दो गैसेस को मिला दूं तो वो एक दूसरे में बड़े अच्छे से मिक्स हो जाती है। मिक्स होने का मतलब घुल जाती है, जिसे हम साइंस में एक टर्म से जानते हैं डिफ्यूजन या डिफ्यूजिंग। ये डिफ्यूजन जो टर्म है ना, इसमें भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तुम चैप्टर नंबर 5 जो तुम्हारा है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में, उसमें तुम अच्छे से पढ़ोगे। पर अभी याद रखो क्योंकि बहुत तेज पार्टिकल ट्रेवल करते हैं तो आराम से घुल जाते हैं गैसेस आराम से, है ना। दो गैसेस को अगर तुम मिलाओगे तो बड़े अच्छे से घुलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने करा क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने वही देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि हमने क्या करा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस को काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे
अलग अलग दिखाया था, ठीक है, कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इनकी अलग अलग होती है, इसी वजह से अलग अलग स्टेट में, सॉलिड अलग है, लिक्विड अलग है, गैस अलग है। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी बटी जो हुई है काइनेटिक और पोटेंशियल में, वो अलग अलग बटी हुई, ठीक है ना। ये हमने देखा था तीनों के बारे में, सॉलिड में भी देख लिया था, फिर हमने किस में देखा था, फिर हमने लिक्विड में देखा था, ठीक है, फिर हमने लास्ट में गैस में भी देखा है। तो ये तुम्हें याद रखना है, बस याद रख के क्या जाना है इस लेक्चर से, कि हम सॉलिड लिक्विड गैसेस को साइंटिफिक टर्म्स में एनर्जी की टर्म्स में देखते हैं, ठीक है ना, कि हम एनर्जी की टर्म्स में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि गैस के पार्टिकल्स दूर क्यों रहते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े पास क्यों रहते हैं, सॉलिड के बहुत पास क्यों रहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें यहाँ से ध्यान रख के जाना है, ठीक है। अब आगे हमने तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ तो लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इन स्टेट्स के बीच में हम जंप कैसे कर सकते हैं, कि मैं सॉलिड से लिक्विड में कैसे जा सकता हूँ, लिक्विड से गैस में कैसे जा सकता हूँ। एग्जांपल के लिए कि बर्फ जो वाटर से बनी होती है, ठीक है ना, वाटर से बनी बर्फ है, वो लिक्विड में कैसे बदल जाती है, और जब मैं उस लिक्विड को गर्म करता हूँ वो गैस में कैसे बदल जाता है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे, ये देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक याद रखना कि हम सॉलिड लिक्विड गैसेस को एनर्जीज के बेस पे समझे, पोटेंशियल और काइनेटिक, तो बहुत अच्छे से समझ आता है ना। यही सही, बिल्कुल सही तरीका है इन्हें समझने का, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में कैसे इंटरचेंज करना है, ठीक है ना। सो होप यू एंजॉयड द सेशन, अब मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।